बढ़ाना पड़ा, आगे करना पड़ा। हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या है, इफ वन एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम ए बी विद फिक्स्ड एंड्स is given a transverse displacement delta without any rotation, then the transverse reaction at A or B due to displacement is, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि A की फिक्स्ड बीम है और ये एंड A है और ये B है, और हमने क्या किया, विदाउट रोटेशन इस एंड को डेल्टा से क्या करना पड़ा है आपको, डेल्टा अमाउंट से इस तरीके से आपने से क्या किया है, डिफॉर्म किया है फिक्स बीम विद सिंकिंग सब। प्रियांश जी कमाल करते हो यार आप लोग। मैरियो बड़े दिनों में दिखाई पड़े हो भाई। बीपीएससी एई का रिजल्ट आया है आज, चलो देखते हैं बीपीएससी एई में क्या धूम मचाई है बालकों ने, ठीक है। तो आपको मालूम है यहाँ पर जो मोमेंट जनरेट होता था कितना होता था, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और ये भी कितना होता था, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर रिएक्शन आर है, तो जब आप इस बीम का ए पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हो, मोमेंट एस्टेब्लिश करते हो, तो आप क्या लिखोगे कि आर इंटू एल प्लस 12EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, 12EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब, और ये निगेटिव साइन आएगा। निगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पर रिएक्शन कहाँ आएगी, नीचे की ओर, ठीक है। और यहाँ रिएक्शन नीचे आएगी तो यहाँ पर कहाँ आएगी, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। कोई दिक्कत किसी को? इस एंड पर भी नेगेटिव मोमेंट है आपके पास 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर का, और इस पर भी एंटी क्लॉकवाइज है 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर का। अब रिएक्शन यहाँ पर लग रही है आर बी, और यहाँ पर रिएक्शन लग रही है आर ए, और इन दोनों रिएक्शन, और कोई लोड नहीं है इस बीम पर, और कोई भी लोड नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इस पॉइंट के अबाउट सिग्मा MA 0 करोगे तो आप बड़ी आसानी से रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट हम बहुत बार कर चुके हैं, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द फोर्स मेथड, निम्न में से कौन सा फोर्स मेथड है ये आपने बताना है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस। तो आपको मालूम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड दोनों ही क्या हैं, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट मेथड है, और हमसे पूछा है फोर्स मेथड, हमसे पूछा है फोर्स मेथड, तो आंसर क्या देगा, नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फोर्स मेथड के कुछ एग्जांपल्स हैं, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, थ्री मोमेंट थ्योरम या क्लैप्रियन थ्योरम, कॉलम एनालॉजी मेथड, हार्डी क्रॉस मेथड, इलास्टिक सेंटर मेथड, मैक्सवेल मोहर इक्वेशन, कास्टिग्लियानो थ्योरम, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BE इन गिवन फिगर इज। सर इसका कोई ट्रिक, बेटा ट्रिक तो कोई ऐसा खास नहीं है। देखो दो आपके स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये दोनों मेजर मेथड्स हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और दोनों ही डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, SDM, तो SDM एक पोस्ट होती है, तो ये मेथड क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और D इसमें क्या आ रहा है, D से ही डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। SDM आप जानते हो, तो SDM में SD स्लोप डिफ्लेक्शन को ही बता रहा है और M मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है,
और इत्तेफाक से देखो कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दोनों में ही डी आ रहा है, और ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट मेथड है, दोनों ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ऐसे याद कर लो। इसके अलावा देखो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, तो फ्लेक्सिबिलिटी एफ से फ्लेक्सिबिलिटी और एफ से फोर्स, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी और एफ से फोर्स, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है वो फोर्स मेथड होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा क्या होता है, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस मेथड भी क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट मेथड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ लाइव वॉचिंग कम होने की कई सारी वजह हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स इस समय स्ट्रिक्टली अपना मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स का ईएससी का एग्जाम है 18 जुलाई को, तो इस वजह से वो गायब रहेंगे, बट स्टिल ठीक है, यहाँ 50 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा लगा रहेगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी फॉर बीई इन गिवन फिगर इज, तो आप देख रहे हैं तो सभी का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और सभी की लेंथ 4L है, तो बेसिकली इन सभी की स्टिफनेस क्या होगी, सेम होगी, इन सभी की स्टिफनेस क्या होगी, सेम होगी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो क्या होता है, स्टिफनेस अपॉन के अपॉन सिग्मा के, तो के अपॉन 4 के, तो कितना हो जाएगा 1/4। अब वो 4EI अपॉन एल करने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली करने बैठे हैं, जब सबकी स्टिफनेस के है तो यहाँ पर जो भी मोमेंट आएगा वो सब में 1/4 1/4 1/4 1/4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर कुछ भी हो जाए हम एक भी क्यूआरपी नहीं करेंगे, एक भी नहीं करोगे तो फिर आज का क्यों कर रहे हो? चल आप मिस को मिस कर गए, हाँ, क्यूआरपी मिस नहीं करेंगे कि मिस को हम मिस कर गए, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। कोई बात नहीं, मैं समझ गया था क्या कहना चाह रहे हो। चलिए अगला सवाल, हाँ ये बात। चलिए कुछ भी हो जाए क्यूआरपी मिस नहीं करना, भी नहीं, आप क्यूआरपी रेगुलर करते रहिए, लाइव ना देख पाए कभी तो सेम डे उसको ऑफलाइन ऑफलाइन निपटा दीजिए, ठीक है, और इसके नोट्स बनाइए। आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। फॉर द गिवन फिगर द मोमेंट एट ए whose far end is fixed ma is, ठीक है भाई, तो मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, k इंटू थीटा, जिस तरह से f इज इक्वल्स टू होता है kx, उसी तरीके से मोमेंट को लिखते हैं k इंटू थीटा। जब हमारा अपोजिट एंड फिक्स्ड होता है, फार एंड फिक्स्ड होता है, तो स्टिफनेस कितनी होती है 4EI अपॉन एल, तो मोमेंट कितना हो जाएगा 4EI अपॉन एल इंटू थीटा, तो आंसर इज बी 4EI अपॉन एल थीटा ए। क्लियर है, यही एंड अगर हिंज होता तो कितना होता 3EI अपॉन एल इंटू थीटा। अभी मिस को मिस कर रहे हो, बाद में मिसेस को मिस मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अगला सवाल, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो इट इज रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ मेंबर एंड जॉइंट, यानी कि सम ऑफ मेंबर स्टिफनेस, तो मेंबर की स्टिफनेस अपॉन जॉइंट की स्टिफनेस, जॉइंट की स्टिफनेस मतलब समेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल दी मेंबर्स, ठीक है, ऑल दी मेंबर्स। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आप लोग कब यूज करते हो, तो अभी हमने पढ़ा था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है फोर्स मेथड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड में हमारे जो अननोन होते हैं वो फोर्सेस होते हैं,
ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी अननोन हमारे फोर्सेस ही होते हैं, बट बेसिक अननोन डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने होते हैं और फिर बाद में फोर्सेस। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो इनडिटर्मिनेसी होती है उसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि अगर ds आपका लेस देन है d के से, तो आप क्या करेंगे, फोर्स मेथड को अप्लाई करेंगे। बिकॉज ds क्या बताता है, नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा फोर्सेस। ठीक है, तो उतनी ही इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। और डी के क्या बताता है, नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट। और अगर डी के आपका लेस हो जाएगा ds से, तो आप क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब हमसे बात कर रहे हैं स्लोप डिफ्लेक्शन की, तो ये कैसा मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो इसको कब लगाना चाहिए, जब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो, कम हो। जब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, कैरी ओवर फैक्टर कितना होता है, तो कैरी ओवर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि देखिए कि जैसे अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम, मान लो इस तरह से, और इस पर आपने कुछ लोड लगाया, तो लोड लगाने की वजह से क्या होता है, इसके जो एंड्स होते हैं वो इस तरीके से उठ जाते हैं, राइट, क्योंकि यहां पर कोई भी मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए कि बीम आपकी यहां पर इस तरह से, बट ये एंड आपका क्या है, फिक्स्ड है। अब आप इस पर लोड लगाओगे तो क्या होगा, क्या अब ये एंड उठ पाएगा, ये एंड नहीं उठेगा। ठीक है, क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि यहां पर एक अपोजिट मोमेंट, हॉगिंग मोमेंट क्रिएट हो गया है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर अब आप इस साइड से कुछ भी मोमेंट लगाओगे, तो क्योंकि ये एंड अब रोटेट करने को फ्री नहीं रहा, क्योंकि यहां पर एक मोमेंट रिएक्शन डेवलप हो गई, यहां पर क्या हो गई, मोमेंट रिएक्शन डेवलप हो गई। तो अगर हम लोग यहां कुछ मोमेंट लगाते हैं, तो यहां पर कुछ मोमेंट डेवलप होता है, उस डेवलप्ड मोमेंट को हम लोग बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। क्या बोलते हैं, कैरी ओवर मोमेंट। जबकि यहां पर कोई मोमेंट रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, तो यहां पर कैरी ओवर मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई मोमेंट डेवलप नहीं हुआ। बट यहां पर एक मोमेंट जो है वो डेवलप होगा। अब आप देखो यहां पर अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दिया है, तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ही डेवलप होगा, सेम सेंस में। ठीक है, तो हालांकि आपको मालूम है कैरी ओवर में मोमेंट जो फैक्टर होता है वो हाफ होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर m मोमेंट लगाया है, तो यहाँ पर हमारा कितना मोमेंट डेवलप होगा, m/2। और इसको हम लोग एरिया मोमेंट थ्योरम से बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि कैरी ओवर मोमेंट और कैरी ओवर फैक्टर का मतलब क्या है। तो जब अपोजिट एंड फिक्स्ड होता है, तो ये एंड रोटेट करने को फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मोमेंट डेवलप होता है। दिस डेवलप्ड मोमेंट इज कॉल्ड कैरी ओवर मोमेंट। और ये कैसे मिलता है कि यहाँ पर अगर हमने m मोमेंट लगाया, तो इसका 50% कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके हमें ये m/2 मिलता है। इसलिए कैरी ओवर फैक्टर इज m/2, कैरी ओवर फैक्टर इज m/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर अ स्ट्रक्चर इज। ऑर्डर ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, तो आपको अभी बताया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है वो क्या होता है, फोर्स मेथड होता है। फोर्स मेथड होता है। तो फोर्स मेथड में आपके जो बेसिक अननोन और जो अल्टीमेट अननोन दोनों ही क्या होते हैं, फोर्सेस। या कहिए जो बेसिक अननोन होते हैं वो हमारे होते हैं रिडंडेंट फोर्सेस, क्योंकि एक बार अगर रिडंडेंट फोर्सेस आ गए, तो बाकी सारे फोर्सेस आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, अगर हमारे पास एक ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है और यहां मैंने यूडीएल लगाया, तो वैसे तो मेरे पास अननोन चार है, यहां पर ये आर ए, एच ए, एम ए एंड आर बी। आर बी, तो अभी हमारे पास क्या है कि अगर ये आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, अगर आर बी फाइंड आउट हो जाए, तो बाकी इन तीनों के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं,
इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं एक कैंटिलीवर बीम में। ठीक है, और आर बी हमारा क्या हो जाएगा, रिडंडेंट। आर बी हमारा क्या हो जाएगा, रिडंडेंट। बट जरूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे ही करें। धन्यवाद नवीन चंद्रा जी, गुड इवनिंग शशांक, गुड इवनिंग अमित। तो रिडंडेंट आपका क्या हो गया, आरबी हो गया। आरबी क्या है, एक्स्ट्रा। रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा फोर्सेस, क्योंकि अगर ये रोलर सपोर्ट नहीं होती तब भी ये आपकी बीम क्या होती, कैंटिलीवर है, स्टेबल है, स्टेबल है। हम चाहते तो इसको ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम भी बना सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मोमेंट को हटाना पड़ेगा। जैसे इस मोमेंट को हटाया, ये किस में कन्वर्ट होगी, सिंपली सपोर्टेड में। इसका मतलब इस वाले केस में ये जो मोमेंट रिएक्शन है एम ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडंडेंट। ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो इसको हटाने के बावजूद भी बीम आपकी क्या है, स्टेबल है। बीम आपकी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो या तो आपके पास एम ए फाइंड आउट कर लो, तो अभी आप बड़ी आसानी से बाकी तीनों अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप आर बी फाइंड आउट कर लो, जो कि जनरली हम लोग करते हैं इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो करके, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो करके। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अब मैंने क्या कर दिया, इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर तो किया, बट इसको मैंने हिंज कर दिया। अभी रोलर था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, हिंज कर दिया। और कोई भी जनरल लोडिंग है, जनरल लोडिंग में क्या हो सकता है भाई, इंक्लाइन लोड भी आ सकता है, कैसा भी लोड आ सकता है, इंक्लाइंड आए, वर्टिकल आए, कुछ भी आए। तो जब हमें लोडिंग नहीं गिवन होती है तो हम लोग क्या मानते हैं, जनरल लोडिंग मानकर चलते हैं। तो उस केस में आपके पास यहां पर क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। तो जब आप कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को जीरो करेंगे और डेल्टा वाई को जीरो करेंगे। दो इक्वेशन बनेंगी, और वो दो इक्वेशन किसकी टर्म में बनेंगी, एच और वी की टर्म में बनेंगी, एच और वी की। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितने का होगा, 2/2 का होगा। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर अ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस, इक्वल टू द नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस। तो जितने एक्स्ट्रा फोर्सेस होते हैं, दो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा, 3 एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं तो 3/3 का बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो रिडंडेंट फोर्स आपको समझ में आ गए, मेंबर के इक्विलिब्रियम के लिए सफिशिएंट फोर्सेस से एक्स्ट्रा जितने फोर्सेस होंगे उनको हम बोलते हैं रिडंडेंट फोर्सेस। अगर ये रिडंडेंट फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए तो बाकी फोर्सेस को हम लोग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of load carrying capacity of fixed beam to that of simply supported beam having same loading of uniformly distributed load throughout the span। सवाल में कुछ ग्रामेटिकली गड़बड़ है। कह रहा था रेशियो ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड बीम। तो आपके पास एक फिक्स्ड बीम है और एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों पर यूडीएल लगा हुआ है। तो भाई अगर इस पर W1 मानना पड़ेगा, इस पर W2 मानना पड़ेगा, तो हमसे रेशियो क्या पूछोगा, W1/W2, यही तो पूछा होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी। द रेशियो ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड बीम टू दैट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। बट
लेकिन आगे कह रहा है हैविंग सेम लोडिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिर कह रहा है सेम लोडिंग कि यूडीएल भी सेम लगाया हुआ है, तो या तो लोड को सेम रखो या लोड को डिफरेंट रखो। तो हम यहां से क्या ये कह सकते हैं कि सवाल को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि द रेशियो ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी एक तरीके से क्या मोमेंट्स की टर्म में निकाल सकते हैं हम लोग। तो ऐसा करो, अगर W, क्योंकि देखो क्या कह रहा है सेम लोडिंग, हैविंग सेम लोडिंग ऑफ यूडीएल, तो सेम लोडिंग होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर भी अगर W होगा और यहां पर भी W होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इनका रेशियो निकाल सकते हैं। अब आपको मालूम है कि अगर हम लोग एक फिक्स्ड बीम हमारे पास है और इस पर अगर यूडीएल लगा हुआ है, तो यहां पर जो आपके पास हॉगिंग मोमेंट डेवलप होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट, वो कितना होता है, WL²/12। प्लस इसके मिड पॉइंट पर कितना मोमेंट आता है यूडीएल की वजह से, सिंपली सपोर्टेड मानते हुए WL²/8। तो जब हम इनको सुपर इंपोज कराएंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, सुपर इंपोज कराएंगे, तो सुपर पोजिशन के बाद में हमें जो बेंडिंग मोमेंट मिलते हैं वो कैसा मिलता है, ये होता है WL²/12, और ये कैलकुलेट कर लेना, WL²/8 माइनस WL²/12 विल बी इक्वल टू WL²/24। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिल रहा है आपको, WL²/12, जबकि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा, WL²/8। तो अगर मैं M1/M2 निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा, WL²/12 अपॉन WL²/8। हाँ हाँ, ना 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 ना, मैक्सिमम का रेशियो निकालना होगा, मैक्सिमम का, ठीक है, मैक्सिमम का रेशियो निकालना होगा। अब यहां पर याद रखिएगा, अभी देखो अभी सवाल में गड़बड़ है, सवाल में गड़बड़ है, अभी तो हम जो सवाल एक्चुअल में है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, बाद में इसको क्या करेंगे, सवाल को करेक्ट करेंगे कि सवाल में होना क्या चाहिए था। ठीक है, सवाल में होना क्या चाहिए था। अदनान अहमद एंड अर्पिता सिंह, आप लोगों की भी आज शायद पहली क्लास है ऐसा मुझे लग रहा है लाइव। तो देखो यहां पर रेशियो निकालना है आपका फिक्स्ड बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम का, बट यहां पर वो 2/3 ऑप्शन में ही नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या था, वो एक्चुअल में रेशियो निकलवाना चाह रहा था W1/W2 ही, W1/W2 ही चाह रहा था हमसे फाइंड आउट करवाना। ठीक है, लेकिन वो यहां पर ये लिखने की गलती कर बैठे क्वेश्चन में कि हैविंग सेम लोडिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहां पर होना चाहिए था कि हैविंग यूडीएल, हैविंग यूडीएल, बस इतना लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि यहां पर ये सेम वर्ड नहीं आएगा यूडीएल की फॉर्म में, तो W1/W2 निकालना होगा। तो उसके लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया बाकी सारी चीजें सेम है,
बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। देखो बेटा, लोड कैरिंग कैपेसिटी हमेशा वहां से डिसाइड होती है जहां पर मैक्सिमम मोमेंट आता है, क्योंकि जहां मैक्सिमम मोमेंट आएगा बीम वहां फेल करेगी, जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा बीम वहां फेल करेगी। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम क्या करेगी, फिक्स्ड बीम फेल कर जाएगी कहां पर, सपोर्ट पर, जहां पर मोमेंट क्या आ रहा है आपके पास m1, और आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम कहां फेल करेगी, मिड पर, जहां बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है WL²/8 पर। तो जो आपकी फिक्स्ड बीम है वो फेल कर जाएगी W1L²/12 पर, और आपकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो फेल करेगी W2L²/8 पर। तो यहां से अगर मैं W1/W2 निकालूंगा तो वो हो जाएगा 12/8। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि W1 इज इक्वल्स टू 1.5 W2। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम इस W2 लोड पर फेल कर जाती है तो फिक्स्ड बीम उसके 1.5 गुना लोड पर फेल करेगी। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में लोड कैरिंग कैपेसिटी यही होगी ना। तो फिक्स्ड बीम क्या होगी, सिंपली सपोर्टेड के रेस्पेक्ट में 1.5 गुना ज्यादा फोर्स पर, ज्यादा लोड पर फेल होगी। तो जो फिक्स्ड बीम है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, सिंपली सपोर्टेड से 50% ज्यादा है। तो फिक्स्ड बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी, फिक्स्ड बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपैरिजन में 50% ज्यादा है। क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट के नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, statically indeterminate structures can be solved by, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स अलोन, इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी अलोन, इग्नोरिंग ऑल डिफॉर्मेशन एंड एज्यूमिंग द स्ट्रक्चर टू बी रिजिड। ठीक है भैया, कंपेटिबिलिटी कंडीशंस चाहिए होती, तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स एंड द नेसेसरी नंबर्स ऑफ कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस। हाँ, आज शाम तुम्हारे साथी लोग गायब है ना, ईएससी एग्जाम की वजह से, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। होना तो यही चाहिए कि पुराने बालक कम ही दिखाई दें, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें। ठीक है, और सिलेक्शन लेने के बाद में मजे करें जिंदगी के, है ना। पुराने बालक सिलेक्शन लेके जाते जाएं, वैसे दिखते रहें, ठीक है, टच में रहें, लेकिन यहाँ लाइव चैट में कम दिखें, लाइव चैट करने भी आ जाएं लेकिन क्लासेस में कम दिखें रेगुलरली। ठीक है, और होपफुली ऐसा होगा भी, है ना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। एसएससी जेई में बहुत बच्चों का ने ज्वाइन किया, कुछ ने एई में ज्वाइन किया, कुछ बीपीएससी में ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लीनियर इलास्टिक फ्रेम if stiffness matrix is doubled with respect to existing stiffness matrix, the deflection of the resulting frame will be। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, kx, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, F/k। तो अगर आप स्टिफनेस को डबल कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ। स्टिफनेस को आप डबल कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट हाफ। बस बत्सल आने वाली है इस मंथ में 2 बम्पर वैकेंसी आपको मिलने वाली है, एई की और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, जो एग्जाम बेस्ड होगी। अभी तक मेरिट बेस्ड होती थी, अब एग्जाम बेस्ड होगी, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन अ कॉन्जुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम।
तो हमारे पास एक रियल बीम होती है और हम एक उसकी एक वर्चुअल कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि जो रियल बीम होती है, इस रियल बीम का जो बीएमडी होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको ईआई से अगर डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग कॉन्जुगेट बीम पर क्या लगाते हैं? एज ए लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एज ए लोड। ठीक है, हाँ, तो ये फेल वाली फीलिंग आ रही है ना, तो ये आनी चाहिए फेल वाली फीलिंग। ठीक है, ताकि फिर अगली क्लास में आप क्या करें, खुद को प्रमोट करें। चलिए, तो क्या होता है, बीएमडी अपॉन ईआई क्या करेगा? तो लोड का वर्क करेगा। अब जो लोड होगा, उस लोड की हेल्प से आप क्या करेंगे? कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट बीम का जो शियर फोर्स होता है वो इधर का हमें स्लोप प्रोवाइड करता है रियल बीम का, और कॉन्जुगेट बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो इधर का हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन अ कॉन्जुगेट बीम गिव्स द डिफ्लेक्शन इन एक्चुअल बीम। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है इस तरह की और हमने यहां पर पॉइंट लोड लगाया P, लेंथ L है। ठीक है, तो इसका बीएमडी जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, PL। ये बीएमडी हो गया, राइट। अब जब हम कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं कैंटिलीवर की तो वो अपोजिट हो जाती है। यहां पर क्या है आपका, ये फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड पर थीटा भी 0 होता है और डेल्टा भी 0 होता है। तो मुझे यहां पर शियर फोर्स भी 0 चाहिए और बेंडिंग मोमेंट भी 0 चाहिए, क्योंकि थीटा 0 मतलब कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स 0, और यहां का डेल्टा 0 मतलब कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट 0। वो कब हो सकता है? जब एंड फ्री हो, और फ्री एंड पर ना तो थीटा 0 है और ना ही डेल्टा 0 है। तो मुझे ना तो यहां पर वर्टिकल फोर्स 0 चाहिए और ना ही मोमेंट 0 चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब यहां पर हम लोग क्या बनाए? फिक्स बीम बनाए। अब जो बीएमडी है, उस बीएमडी को हम लोग यहां पर एज ए लोड लगा सकते हैं, एज ए लोड लगा सकते हैं। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? ईआई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू रहेगी PL अपॉन EI। अब हमें रियल बीम में मान लीजिए कि अगर ये एंड ए है और ये एंड बी है, तो कॉन्जुगेट बीम में ये एंड ए है और ये एंड बी है, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? एंड बी पर डिफ्लेक्शन चाहिए और स्लोप चाहिए। तो थीटा बी क्या हो जाएगा? थीटा बी इज इक्वल्स टू शियर फोर्स एट बी, और वो किसके बराबर होगा? रिएक्शन के। तो वो जाएगा इस टोटल लोड के बराबर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये रहेगा आपके पास PL स्क्वायर अपॉन 2EI। जबकि जो डेल्टा बी होगा वो क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा, और बेंडिंग मोमेंट के बराबर ये क्या हो जाएगा? लोड। तो टोटल लोड कहां लगेगा? यहां कहीं लगेगा, और यहां से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 12/3। तो लोड तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया PL स्क्वायर अपॉन 2EI, और इसको 12/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या देगा? PL क्यूब अपॉन 3EI। और कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन यही होते थे। तो ये कॉन्जुगेट बीम का मेथड हो गया। सर कॉन्जुगेट बीम मेथड में इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है ना? हाँ, वो दिखता अनस्टेबल है बट अनस्टेबल होता नहीं है। वो दिखने में आपको अनस्टेबल होगा, जैसे अगर हम दोनों एंड फिक्स्ड बना दें। मान लीजिए हमने दोनों एंड फिक्स बना दिए, तो दोनों एंड फिक्स्ड बनाने पर क्या हो जाता है? इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो ऐसा बनेगा, लेकिन जो लोड होगा, जो लोड डायग्राम होगा, वो अपने आप इसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखेगा। तो इतने पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ऊपर की ओर बनेगा तो इतने पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे की ओर बनेगा। इट इज लाइक कि सपोर्ट हटाकर रिएक्शन लगा दी, इट इज लाइक सपोर्ट लगाकर रिएक्शन हटा दी। ठीक है,
तो हम इस पर जब BMD को लोड कराएंगे तो वो BMD जो है वो ऑटोमेटिकली टेक केयर करेगा इसकी स्टेबिलिटी का। तो दिखने में आपको लगेगा कि अरे दोनों ही सपोर्ट हटा दी तो फिर बीम किस बात की अनस्टेबल होगी, वो आपकी टेंशन नहीं है, लोड अपने आप देखेगा उसको, ठीक है। अदनान वालक डिप्लोमा करके फंसे नहीं हो, वो कहता है ना जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो डिप्लोमा वालों का यही होता है, जब नंबर आता है तो छप्पर फाड़ के ही आता है। जैसे लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी जेई की तो 2800 वैकेंसीज थी जेई की, ठीक है। और यूपी में डिप्लोमा के थोड़े से इस तरीके से मजे हैं कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, ओनली डिप्लोमा इज एलिजिबल। तो केवल डिप्लोमा एलिजिबल है, ऊपर से नंबर ऑफ वैकेंसी जब भी आती है बहुत ज़्यादा आती हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सही समय आने वाला है, सही समय आने वाला है होपफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लैप्रियंस मेथड फॉर्मुलेट्स। क्लैप्रियन मेथड्स क्या होता है? थ्री मोमेंट थ्योरम। ठीक है, और थ्री मोमेंट थ्योरम कौन सा मेथड है? फोर्स मेथड है। तो फोर्स मेथड में हम लोग कौन सी कंडीशंस यूज करते हैं? कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? कंपेटिबिलिटी कंडीशंस। तो आंसर इज डी। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ के कुछ ऐसे, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं या अपने फ्रेंड्स को जानता हूं जिन्होंने बीटेक बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक किया, और जब कुछ हो नहीं रहा, मतलब उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो रिवर्स वे में भी जाना पड़ रहा है, डिप्लोमा भी कर रहे हैं। मैं खुद बहुत से लोगों को सलाह देता हूं कि भाई आप डिप्लोमा ही कर लो, जब इधर कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल एक जॉब तो मिले, है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या इनफैक्ट बीटेक वाले भी, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अभी आप एक दो साल तो अपना, अगर आप फ्रेशर हो तो एक दो साल आराम से आप तैयारी पर ध्यान दो। जब आप एक बार कोचिंग कर लो, आपके नोट्स तैयार हो जाएं, आपको अच्छे से मालूम चल जाए हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद आप कहीं पर ऐसी प्राइवेट जगह पर जॉब ज्वाइन कीजिए जहां से आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिल सके, जहां से आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिल सके, ठीक है। और साथ में अपना 2-3 घंटा रिवाइज करते रहिए जो भी पढ़ा है, लेकिन पहले एक बार अच्छे से कोचिंग कर लो, पढ़ लो। क्या होता है कि बहुत सी जगहों पर, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वहां पर एक एक दो दो इंजीनियर्स की जेई की जनरली रिक्वायरमेंट होती है, 2-3 जेई, 1-2 एई। तो उन्हें क्या है, वो ट्रेनिंग देने नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता कि ट्रेनिंग देने का समय रहे, तो उन्हें चाहिए होते हैं एक्सपीरियंस्ड बंदे। अब क्या होता है कि बहुत सा क्राउड ऐसा होता है, बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो तैयारी में लगे रहते हैं, तो या तो उन्होंने जॉब नहीं की होती, और अगर जॉब की भी होती है थोड़े बहुत टाइम, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं होता। तो ये जिन भी डिपार्टमेंट्स में, जिन भी जॉब में जहां पर भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वहां नंबर ऑफ फॉर्म बहुत कम फिल किए जाते हैं, बहुत कम फॉर्म फिल हो पाते हैं, क्योंकि ऑफिशियली एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। कहीं पर 1 साल का मांगता है, कहीं पर 2 साल का मांगता है, ठीक है। तो 3-4 साल 5 साल लगातार, बहुत से मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जैसे 2016 का जिन्होंने फॉर्म भरा था, मतलब पता नहीं अपने साथ खिलवाड़ करते हैं, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि 2016 में फॉर्म भरा, तब से लगातार उस एग्जाम की उम्मीद में बैठे पड़े हैं। अरे भाई ठीक है, 5 साल हो गए तैयारी करने को, 1 साल 2 साल बहुत थे, आपने तैयारी कर ली, अब उसके बाद कहीं कुछ जॉब वॉब देखो, कुछ करो। मानता हूँ कि थोड़े बहुत टाइम बीच में कोरोना भी रहा, लेकिन स्टिल अब कोविड अब आया है, 2016 से अभी तक बिल्कुल खाली बैठे पड़े, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वगैरह लीजिए। चलिए, शौभिक चट्टोपाध्याय, आपकी पहली क्लास है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर 3 कर रहे हैं। बीपीएससी एई का इंटरव्यू होगा ना, आप रिजल्ट आ गया,
बीपीएससी यही वाले भाई अपना रिजल्ट तो मुझे सेंड कर दो जिन जिन का क्वालिफाई हुआ है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस दैट कैन बी डिटरमाइन इन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम तो सारे के सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है और ये F1 फोर्स लग रहा है, अब ये सारे के सारे फोर्सेस क्या हैं, एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट से। अब आप क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स को जीरो कर सकते हो, सिग्मा एफ वाई को जीरो कर सकते हो, लेकिन अगर सिग्मा एम जेड को जीरो करोगे तो क्या होगा, कोई इक्वेशन ही डेवलप नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, कॉन्करेंट है। तो ऐसे केस में आपके पास जो सिग्मा एम जेड वाली इक्वेशन होती है ये हमारी किसी काम की नहीं रहती। तो आपके पास दो ही इफेक्टिव इक्वेशन रह जाती हैं, सिग्मा एफ एक्स जीरो एंड सिग्मा एफ वाई जीरो। अच्छा एक चीज और यहां पर इन्होंने लिखना चाहिए था, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब ये प्लेन की बात कर रहे हैं कि 3D की बात कर रहे हैं, वो मेंशन नहीं है। 3D की बात कर रहे हो या 2D की, ये क्लियर नहीं है। तो जब हम लोग 2D की बात करेंगे तो 2D में आंसर कितना होगा, 2 होगा, और 3D में आंसर कितना होता, 3 होता। हालांकि हम 2D ही मान के चलेंगे क्योंकि कॉन्करेंट है। 3D में होता तो कोप्लेनर आ जाता, 3D में होता तो क्या हो जाता, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होते सारे फोर्सेस। तो कॉन्करेंट है तो आप 2D की बात करोगे तो 2D में दो ही फोर्सेस आप, दो ही फोर्सेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो भैया, आपको मैं डेली बताता हूं, केवल बीपीएससी ओरिएंटेड नहीं है, आपको कोई भी एईजेई एग्जाम देना है, मैंने कल भी बताया था, कोई भी एईजेई एग्जाम देना है, आपको विजन बैच से बढ़िया बैच नहीं मिल सकता, स्पेशली जिसके पास दिसंबर तक का समय है, क्योंकि इस बैच में आपका जो सिलेबस होगा वो दिसंबर तक कंप्लीट होगा। हालांकि अगर किसी का उसके पहले कोई एग्जाम है तो जो मेरा प्रीवियस पेड बैच था उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल सकती है, पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे पेड वाले। विजन बैच आपको यार मालूम है फी कितना है, ओनली 3000 रुपीज है, जिसमें आपको प्री मेंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ करवाया जा रहा है, डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। दूसरा ये क्यूआरपी, आप क्यूआरपी फॉलो करते रहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है तो आप क्यूआरपी फॉलो करते रहिए। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लेना, इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे आपको। हर तरह के क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखकर और राइट वे में आपको जो है वो पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो जिनको ये पेड बैच लेना है वो 7409970758 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में आपका 2 मिनट का समय ले रहा हूं कि ये बताने के लिए कि हम लोग इतने इतने समय पढ़ते हैं बट हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि मैंने बहुत बार आपको ये SPRTE का फंडा बताया है। ठीक है, एस फॉर स्टडी, हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारा जो सिलेबस होता है कंप्लीट, हमने वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया होता। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि सर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनसे बस इतना पूछता हूं कि अच्छा ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, बोले नहीं सर ये सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा, ये सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा। मैंने कहा कौन से सब्जेक्ट पढ़े सर, ये पढ़े। मैंने कहा अच्छा इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़े हैं, मान लो ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो पढ़ लिया। मैंने कहा रैपिडली वेरिड फ्लो पढ़ा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ा है, नहीं पढ़ा। अच्छा इरिगेशन पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। डैम पढ़ा है, नहीं सर डैम तो नहीं पढ़ा, शुरू का ड्यूटी डेल्टा पढ़ा है। ओके,
टोम में, स्ट्रक्चर में, मतलब हर सब्जेक्ट में क्या होगा, कुछ तो सब्जेक्ट ही छोड़ रखे होंगे। सीपीएम पार्ट गायब होगा, ठीक है, उसके पीछे के चैप्टर, मतलब या कहिए कि आधे अधूरे सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे, हर सब्जेक्ट के पीछे के चैप्टर्स तो बिल्कुल छोड़ रखे होंगे, अपना सिलेबस ही नहीं मालूम होता। मैक्सिमम स्टूडेंट को अगर ये बोल दिया जाए ना कि आप अपने सारे सब्जेक्ट और उन सब्जेक्ट के, सोचो अगर आप में से मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बोलूं कि एक तो अपने सारे सब्जेक्ट लिख दो पहले, और ज्यादा कुछ नहीं, उन सब्जेक्ट में मेन मेन चैप्टर्स लिख दो, चैप्टर्स के केवल नाम लिख दो, चैप्टर्स के केवल नाम लिख दो, चैप्टर्स के नाम नहीं लिख सकते। तो सोचो जब तुम्हें चैप्टर्स के नाम नहीं पता तो उनके अंदर के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले कैसे पता होंगे, राइट। तो हम 2-2 3-3 साल तक पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा कभी भी क्या होता है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। अच्छा, जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उनसे पूछेंगे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रैक्टिस की है? नहीं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं की, वो मैंने वो गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व की थी, मैंने वो खुरमी सॉल्व की थी, मैंने ये क्या था, सब करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आप एग्जाम के लेवल को ही नहीं समझ पाओगे कि हमें किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। चलो वो भी कर लिया। रिवीजन करते हो? हाँ सर करते हैं। कब करते हो? एग्जाम के 10 दिन पहले। अब सोचो आज कुछ पढ़ा, एग्जाम दिसंबर में जाके तो सब तक सब हवा हो जाएगी। भैया टाइमली रिपीटेडली प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना होता है। रिवीजन भी किया, बोले टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, नहीं सर टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन नहीं की। यार एक बात बताओ, बिना प्रैक्टिस के तुम सीधे जंग के मैदान में जा रहे हो तो हारोगे तो हो ही। ये तो फाइट है ना भाई, लड़ाई है। तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो फील्ड में पसीना बहा रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, अपने को टेस्ट कर रहा है, और आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो जब हम बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए सीधे सीधे एग्जाम में एग्जाम देने जाओगे तो क्या करोगे? सिली मिस्टेक करोगे, नर्वस हो जाओगे, आपको टाइम मैनेज नहीं करना आएगा, आपसे स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगा। कितने स्टूडेंट तो OMR बेस्ड पेपर होता है उसमें गोले गोले भरने रह जाते हैं, उनके उनके गोले भरने रह जाते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं होती। अच्छा टेस्ट, बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज ले तो लेते हैं, पहले कहते हैं कि अभी सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस हो जाएगा ना तब हम टेस्ट देंगे। जब सिलेबस हो जाएगा, टेस्ट देने का नंबर आ जाएगा तो पता चला 15 दिन बाद एग्जाम में। अब सोचते हैं यार अब टेस्ट दें या अब रिवीजन करें। टेस्ट देंगे तो टाइम खराब होगा, 3-4 घंटे टेस्ट देने में चला जाता है, इससे तो रिवीजन कर लें। वो टेस्ट सीरीज, नई टेस्ट सीरीज एट इज रखी रह जाती है। ले देकर अगर 2-4 टेस्ट दे भी दिए तो उनकी एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, बट टेस्ट दे लिया, नंबर देख लिए, हो गया। अरे भाई एनालाइज तो कर लो। टेस्ट सीरीज किस लिए होती है? एनालाइज करने के लिए होती है कि हमारे कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से स्ट्रांग हैं, ठीक है, हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, हमारा न्यूमेरिकल पार्ट में गलती हो रही है या कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन का जो सबसे पहला जो फंडा है वो है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब 4 साल का सिलेबस है सर, कैसे कंप्लीट करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या नहीं पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें। तो यहां पर कोचिंग का या आपके जो मेंटोर का रोल है वो यहीं पर आता है। कोचिंग को पता होता है, जैसे अदनान कह रहे हैं देखो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग का रोल यहीं पर आ जाता है। जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं या जो अच्छी कोचिंग्स होती हैं, है ना, दिल्ली में देखो आपको लाख लाख रुपया ले रहे हैं, वो किस बात का ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है आपको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। तो हम लोग आपके सिलेबस को क्या कर देते हैं, कट शॉर्ट कर देते हैं, वही चीजें बताते हैं जो एग्जाम में आनी होती है, फालतू चीजें गायब। दूसरा, आपकी जो स्टडी है वो प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देख लो, एक एक क्वेश्चन आपका क्या है, साथ में लिखा हुआ ये LMRC में आया है, ये भी आपका LMRC में आया है, ठीक है, ये ESC में आया है, GPSC में आया है। तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए प्रूवन क्वेश्चन है। देन टाइमली रिवीजन, QRP से अच्छा मेथड क्या होगा रिवाइज करने का? अभी आपको देखो मैंने कॉन्जुगेट बीम बताया, तो मैंने कॉन्जुगेट बीम का पूरा A to Z आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे पता है कि 1000 बार वो चीज बताई जा चुकी है, बट मैंने फिर भी आपको पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उसका रिएक्शन निकाल के बताया। समझ रहे हैं? मैंने वो जो फिक्स्ड बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी था, मैंने प्रॉपर उसका सिस्टमेटिक आपको BMD बना करके कैसे
जो WL² और WL²24 आएगा। तो यार इससे अच्छा रिवीजन क्या होगा? एक हर दिन आपको एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने को मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, रिवीजन आपका हो रहा है। बस ये है कि टेस्ट सीरीज हमारे पास नहीं है, आप टेस्ट सीरीज कोई भी XYZ ज्वाइन कर लो, और अगर आप चाहोगे तो ये जो QRP है ये आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी काम कर रहा है। हर मंडे को यहाँ पर टेस्ट होता ही है, होता ही है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई आप SSC JEE का भी फॉर्म भरोगे, आप UPPSC AE का भी फॉर्म भरोगे, ठीक है, आप BPSC का भी फॉर्म भरोगे, ठीक है, अभी कौन सा था DFCC आई है, आपने उसका भी फॉर्म भर रखा है, कहीं कोई और भी वैकेंसी आई, मान लीजिए DSSB में आ गई, आप उसका भी फॉर्म भरोगे। यार क्या हर एग्जाम की अलग तैयारी होती है क्या? हर एग्जाम की अलग तैयारी नहीं होती है। तैयारी के लिए केवल 3 तरह के पेपर हैं। पहला पेपर है आपका स्टेट AE और JEE। याद रखिएगा, स्टेट AE और स्टेट JEE इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। स्टेट AE और स्टेट JEE में कोई खास फर्क नहीं होता है, 20% क्वेश्चंस हार्डली वेरी करते हैं। आप यूथ पब्लिकेशन की AE वाली बुक उठा लो और यूथ पब्लिकेशन की JEE वाली बुक उठा लो, दोनों बुक्स में आप देख लेना, दोनों बुक्स में आप लोग देख लेना कि कितना फर्क मिलेगा आपको, क्वेश्चन के वेरिएशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। 20% क्वेश्चन डिफर करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन AE और JEE में कॉमन मिलेंगे आपको स्टेट के अंदर। स्टेट AE JEE और प्लस आप इसमें SSC JEE भी मान सकते हो, केवल ओनली डिफरेंस क्या देगा कि यहां पर आपका कन्वेंशनल और आ जाएगा। तो ये पहले टाइप के एग्जाम है। दूसरा फिर आपका है इंजीनियरिंग सर्विसेज ESC। ESC क्या होता है कि आपका 50% AE से मैच करता है, 50%, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन के टाइप बदल जाते हैं और कन्वेंशनल आ जाता है। और थर्ड आपका होता है गेट। अब गेट और ESC ये दोनों एक दूसरे से 50 to 60% सिमिलैरिटी रखते हैं, 50 to 60%, ठीक है। तो जो ESC की तैयारी करता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तो गेट में अच्छा कर देगा, जो गेट की तैयारी करता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तो ESC में अच्छा कर लेगा। ऐसी जो ESC की तैयारी कर रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तो वो स्टेट AE में चला जाएगा। बाकी जिसका एम स्टेट AE है या JEE है या SSC JEE है, उन सब का एक ही तरीका है पढ़ने का, सबका सेम है। ये नहीं कि आप हर एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ते फिरोगे। आपको क्या करना है, आपने सिविल इंजीनियरिंग पे कमांड करनी है। आप बताओ, कैरी ओवर फैक्टर है, अब वो चाहे JEE में पूछे चाहे AE में पूछे, ES सब में हाफ ही रहेगा ना। कैंटिलीवर बीम पर अगर पॉइंट लोड लगाकर PL³ आया है ना, तो कोई भी एग्जाम दोगे यार सेम ही फॉर्मूला लगेगा ना। तो स्लोप डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले हो, SFD BMD हो, ड्यूटी डेल्टा हो, सीमेंट के टेस्ट हो, यार कुछ भी है, आप बताओ ना, हर एग्जाम में सेम कॉन्सेप्ट ही तो है। ओपन चैनल फ्लो है, FM है, सॉइल में फाउंडेशन है, अगर टर्जाकी तो हर जगह टर्जाकी की इक्वेशन सेम ही रहेगी ना। ये थोड़ा ना कि BPSC में कुछ और पूछ लेगा और UPSC में कुछ और पूछ लेगा। तो आप लोग सब बीटेक किए हुए हो, तो पता नहीं थोड़े से कैसे इमेच्योरिटी वाली बातें करते हो, ठीक है। थोड़ा समझदार बनो, अपना दिमाग लगाओ कि अगर आपको सिविल आता रहेगा तो भाई कोई भी एग्जाम होगा आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे। डिफरेंस कहाँ पर आएगा कि यूपी में हो सकता है यहाँ पर हिंदी पूछी जा रही है, दिल्ली में हिंदी ना पूछी जाए, गुजरात में गुजराती पूछ ली जाएगी। हो सकता है कहीं पर रीजनिंग एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए, कहीं पर रीजनिंग ना पूछी जाए। तो ये सब माइनर डिफरेंसेस होते हैं, उनको आप अलग कर लो, ठीक है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन इस तरीके की चीजें आती हैं सामने, सर इस एग्जाम की आ रहा है, इसका मैं कैसे तैयारी करूं, मैं सर उसका कैसे करूं। अरे सबकी अलग अलग तैयारी थोड़ी ना होती है, हाँ। फिर तो कोचिंग ज्वाइन करते रहो, और देखो बहुत से कोचिंग वाले आपको इसी बात पर बेवकूफ भी बनाते हैं, बहुत से कोचिंग वाले इसलिए आपको बेवकूफ भी बनाते हैं, हर चीज के लिए अलग फॉर्म अलग वो निकाल देंगे कोर्स। अभी वैकेंसी आई, BPSC आएगी तो BPSC के नाम से आपका कोर्स आ जाएगा, आप बेवकूफ बनकर आपने वो परचेज कर लिया। फिर वो SSC JEE का आया तो SSC JEE के नाम पर निकाल दिया, UPPSC आई तो उसके नाम पर आ गया, DFCC आई तो उसके नाम पर आ गया। और हम लोग क्या करते हैं, अपने को स्विच करते रहते हैं, कहीं लगकर पढ़ते ही नहीं। तो आपको करना क्या है कि सिस्टमेटिक वे में लगकर कॉन्टिन्यूसली आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको मालूम है जब DFCCI की वैकेंसी आई थी तो हर जगह पर DFCCI के नाम से जो है वो कोर्सेज स्टार्ट हुए। मैंने अपने थंबनेल में शायद DFCCI लिखवाया तक नहीं है,
DFCCI लिखवाया तक नहीं है। मैं चाहता मैं भी उसके नाम पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता, लाइव वॉचिंग बढ़ जाती, बट नहीं किया। क्यों? क्योंकि QRP हमारा ये जो चल रहा है ये सबके लिए रामबाण है, सबके लिए मतलब ये वर्क करेगा, और इसमें कंसिस्टेंसी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती तो आज 75, आज मेरे ख्याल से 75वां या 76वां सेशन है लगातार, और ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि यही सब एग्जाम में काम आएगा। समझ रहे हैं? तो कंसिस्टेंसी के साथ आप एक सिंगल पाथ को फॉलो करते रहो। जब आपका लेवल आ जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, आपने सिलेबस का हर कॉर्नर, ईच एंड एवरी टॉपिक आपने ऑलमोस्ट 90% चीजें जब आपने पढ़ रखी होंगी, जब आप मिक्स टाइप के इधर के उधर के हर तरह के क्वेश्चन जैसे QRP में चलते हैं, आप क्वेश्चन देखे रहोगे और थोड़ा बहुत कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, थोड़ा थोड़ा रिवीजन टाइमली करते रहोगे, आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। जब टाइम आता है तो सारे एग्जाम निकलने लगते हैं, जब टाइम नहीं आता तो कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए अपना, आपने थोड़ा सा अपने एनालाइज कीजिए कि अब तक आपने 2 साल 3 साल 1 साल जितना भी टाइम लगाया, उस टाइम में आपने कितना सिलेबस सही से प्रॉपरली कवर किया। और इसमें कुछ चीजें और, नोट्स, जैसे नोट्स नहीं बनाना चाहते आजकल स्टूडेंट, नोट्स नहीं बनाना चाहते, PDF से काम चल जाए, PDF से काम चल जाए बस। ठीक है, PDF रखी की रखी रह जाती है भाई। मतलब वो कहते हैं ना कि खुद मरने पर स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा, किसी और के मरने से थोड़ी ना जाओगे। तो कुछ पाना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तब जाके सिलेक्शन होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप लोग एनालाइज खुद करो खुद को, ठीक है, कि आपने पिछले 1 साल में 1.5 साल में क्या सिलेबस का 90% 80% भी कवर किया? क्या आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपने एग्जाम दिया, क्या आपने उसके प्रीवियस क्वेश्चन 2 या 3 बार लगाए? एक बार क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन करने होते हैं। एक बार तो क्वेश्चन करेंगे फिर भूल जाएंगे, वहां से हमने क्या सीखा, गायब। दोबारा जब रिवाइज करते हैं, उन क्वेश्चंस को भी दोबारा करते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा था, वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगा। आपने टेस्ट सीरीज, कितनी टेस्ट सीरीज दी, कितने टेस्ट आपने लगाए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ना आपने सिलेबस कंप्लीट किया सही से, ना आपने प्रीवियस क्वेश्चन सिंसियरली लगाए, और टेस्ट सीरीज तो भूल ही जाओ, भूल ही जाओ। ठीक है, या पढ़ा तो बहुत अच्छे से मेहनत की, जो पढ़ा वो पढ़कर आपने भुला दिया, रिवाइज ही नहीं किया कभी। ठीक है, तो अगर आप इन फंडों पर चलोगे तो डेफिनेटली जो है वो आप कामयाब होगे। समय लगेगा लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। वैसे तो पेड बैचेस का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बट फिर भी अगर किसी को पेड बैचेस के बारे में बात करनी है तो 7409970758 इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग पेड बैचेस। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, तो मेमोरी प्रॉब्लम है ना बालक, तो मेमोरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, रिवीजन, जल्दी जल्दी रिवीजन। ऐप कब तक आएगी यार, ऐप बनने दे रखा है लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐप बनाकर देगा नहीं बंदा। ठीक है, तो मुझे कुछ और उपाय करना पड़ेगा, फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ फोर्स मेथड? तो अभी हमने पढ़ा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, SDM, डी फॉर डिफ्लेक्शन, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो आपका फोर्स मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L with point load P at the center, the elastic stiffness will be given by। एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपके पास है और यहां पर आपने P लोड लगाया, तो P लोड लगाने से यहां पर जो डिफॉर्मेशन होता है डेल्टा, वो डेल्टा होता है PL³/48 EI। और आपको मालूम है स्टिफनेस क्या होता है, F इज इक्वल्स टू KX होता है, तो K बराबर क्या होता है, F/X, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से अगर हम लोग P अपॉन डेल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 48 EI/L3, लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख रहे हो अब ये ईएससी में भी आया है क्वेश्चन, और ईएससी का ही 2000 का क्वेश्चन उठा के 2019 में जीपीएससी एई में पूछ लिया। इसलिए क्वेश्चन इधर के उधर भी होते हैं, एक एग्जाम के दूसरे एग्जाम में, दूसरे एग्जाम के एक एग्जाम में। assertion, the slope deflection method is a stiffness method in which the joint displacements are found by applying the equilibrium condition at each joint। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये जॉइंट है, ये ए है, ये ए बी है, तो हम लोग क्या करते हैं, या ये बी है और ये सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम बी ए निकालेंगे। एम बी ए कैसे निकलेगा, एम एफ बी ए प्लस 2 EI अपॉन एल इंटू 2θ ए 2θ बी प्लस θ ए माइनस 3 डेल्टा/L। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एम बी सी निकालेंगे। एम बी सी बराबर रहेगा एम एफ बी सी प्लस 2 EI अपॉन एल ब्रैकेट में 2θ बी प्लस θ सी माइनस 3 डेल्टा/L। अब ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो हमने यहां पर क्या किया, द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज अ स्टिफनेस मेथड इन विच द जॉइंट डिस्प्लेसमेंट आर फाउंड बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम लोग इस जॉइंट पर, बी जॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या मिलेगी बी जॉइंट पर, वो मिलेगी एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। यहां पर नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाकर हम लोग क्या करते हैं, ये जो अननोन डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, और उन अननोन डिस्प्लेसमेंट को दोबारा से इन इक्वेशन में पुट करके हमें क्या मिल जाते हैं, ये मोमेंट मिल जाते हैं। तो आपको मालूम है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, स्टिफनेस मेथड है, क्योंकि एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, एफ फॉर फोर्स मेथड, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड फोर्स मेथड है, तो स्टिफनेस मेथड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा, दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट एट अ जॉइंट ऑफ अ मेंबर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द मेंबर एट द फार एंड ऑफ द जॉइंट। तो कह रहा है जैसे मान लीजिए कि कैंटिलीवर बीम है और यहां मैंने कुछ लोड लगाया पी, तो यहां का डिफॉर्मेशन जो होगा क्या फार एंड के डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा। क्यों, यहां पर मान लो अभी डिफॉर्मेशन कितना है डेल्टा, और यहां पर डिफॉर्मेशन कितना है 0। मान लो लोड को मैंने डबल कर दिया, तो यहां पर डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा डबल, लेकिन यहां पर डेल्टा अभी भी 0 रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां का डिफॉर्मेशन चेंज हो रहा है, यहां का वही है। अगर इस पर डिपेंड कर रहा होता तो दोनों में कोई रिलेशन मिल रहा होता, वो रिलेशन नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि द डिस्प्लेसमेंट एट अ जॉइंट ऑफ अ मेंबर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेंबर एट द फार एंड ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो फोर्सेस हैं, जो मोमेंट डेवलप होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। जैसे यहां पर जो मोमेंट डेवलप होगा वो यहां के डेल्टा पर या यहां के डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट पहले को किसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ट्रू तो है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the size of the basic stiffness matrix for a plane truss member in member coordinate system। स्टिफनेस मैट्रिक्स, तो स्टिफनेस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, डी के, नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट।
अब अगर कोई ट्रस है तो ट्रस के किसी भी जॉइंट पर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या बनेगा? 2/2 का बनेगा, ठीक है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स जो होता है वो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के ऑर्डर में बनता है। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 2 है तो 2/2, डी की अगर 3 है तो 3/3, डी की अगर 4 है तो 4/4, डी की अगर 4 है तो 4/4, ठीक है। तो ट्रस का जो जॉइंट होता है उसका डी के 2 होता है, इसमें 2/2 का मैट्रिक्स जो है वो आपका यहाँ पर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग। इक्विलिब्रियम मेथड इज ऑल्सो नोन एज, देखिए इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड को, और कंपैटिबिलिटी मेथड बोलते हैं फोर्स मेथड को। क्यों बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड को इक्विलिब्रियम मेथड? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि हमने अभी एम बी ए की इक्वेशन लिखी थी, एम बी सी की इक्वेशन लिखी थी, और इस जॉइंट पर हमने क्या लगाया था? इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई थी, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। जैसे अगर ये है तो यहां पर ये आपके पास लग रहा है इस एंड पर एम बी ए और इस एंड पर लग रहा है एम बी सी। तो हम लोग क्या करते हैं? इसके इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हैं, और इसके इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट डेल्टा और थीटा फाइंड आउट करते हैं, और फिर डेल्टा और थीटा की हेल्प से आप लोग मोमेंट और रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम मेथड, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। और जो फोर्स मेथड होता है उसमें क्या है? कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। नो डाउट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज होती हैं फोर्स मेथड में भी, बट वो सेकेंड स्टेज में यूज होती हैं। अननोन को फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाते हैं वहां पर? रिडंडेंट फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाते हैं? कंपैटिबिलिटी मेथड लगा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए कौन कौन से मेथड यूज कर रहे हैं आप लोग? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन, यूलर तो कभी सुना ही नहीं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड जॉइंट ट्रस्ट में। दोज इंक्लूड इन द एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट के लिए तो पहला और दूसरा तो दोनों करेक्ट है, और मेथड ऑफ जॉइंट ट्रस्ट में यूज होता है वो भी डिटरमिनेट, तो फोर्थ नहीं है आपका, तो ये गया। अब यूलर मेथड आपने कभी सुना है? हमने तो नहीं सुना। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 and 2, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इनडिटरमिनेट के लिए, इनडिटरमिनेट के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो 1 and 2, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लोप डिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन ट्रस शोन इन द फिगर इज, इसका डी के बताना है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑप्शंस हैं आपके पास, ये जेपीएससी का 2019 का ही क्वेश्चन है। तो डी के मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रस्ट का आपको पता है पर जॉइंट कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 2। तो जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जॉइंट कितने हैं? 7। और एक जॉइंट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2। तो 7 इंटू 2 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन,
क्योंकि जितनी रिएक्शन होंगी उतने डिफॉर्मेशन जीरो हो जाएंगे। यहां पर हिंज है तो इसका x भी जीरो और y भी जीरो, ये रोलर है तो इसका क्या y जीरो, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आंसर इज 11, आंसर इज 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर प्लेन फ्रेम एज शोन इन द फिगर, द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, यानी कि मेंबर्स को कैसा मान के चलना है, इनएक्सटेंसिबल मानकर चलना है। तो फॉर्मूला क्या होता है डीके का, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितना होगा, जॉइंट काउंट करो, 1 2 3 4, एक जॉइंट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3, एक्स वाई एंड थीटा, माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जितनी रिएक्शंस होंगी उतने डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएंगे। जैसे यहां पर 3 रिएक्शन होंगी तो यहाँ का एक्स वाई और थीटा जीरो, यहां पर ये हिंज है तो 2 रिएक्शन होंगी तो यहां पर एक्स और वाई जीरो, थीटा जीरो नहीं होगा। तो रिएक्शन कितनी हो गई, 3 + 2 5, माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर कितने, 1 2 3, और प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वैसे तो एक रिजिड जॉइंट पर क्या होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक्स वाई और थीटा। लेकिन अगर यहां पर हिंज फॉर्म हो जाती है तो हिंज फॉर्म होने से ये दोनों मेंबर क्या करते हैं, इंडिविजुअली रोटेट करते हैं। तो दोनों का थीटा क्योंकि अलग होता है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर हिंज की वजह से कितनी हो जाती है, 4, θ1 एंड θ2। तो 3 तो हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, जब 4 या 12 हमने लिया था तो यहाँ की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी ले ली। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ गई, 1 + 1, राइट, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितना हो गया, 4 × 12, -3 और 2 5, -3 + 1, आंसर कितना हो गया, 12 और 1 13, 13 में से 3 गया 10, 10 में से 5 गया 5, तो आंसर 5 आ गया। कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, जरा थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। देखो ध्यान देना, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो यहाँ का जो ये फिक्स सपोर्ट है यहाँ का एक्स वाई जीरो, और यहाँ पर क्या है आपके पास थीटा मिलेगा, यहाँ थीटा। ठीक है, यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती वो मिलती एक्स, एक काम करते जीरो, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है आपको हिंज पर वो आपका मिलता x1 y1 θ1 एंड θ2। यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती वो मिलती है आपको x2 y2 एंड θ3, और यहां मिलता θ4। ये तब होता है जब मेंबर आपके क्या होते, इनएक्सटेंसिबल होते, जब मेंबर आपके क्या होते, इनएक्सटेंसिबल होते, इनएक्सटेंसिबल। अब मेंबर अगर आपके एक्सटेंसिबल होते तब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती, एक्सटेंसिबल। तो एक्सटेंसिबल के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम डी के आता आपका वो आता 4 या 12, माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन 5 और +1। तो आंसर होता आपके पास 8, तो 4 और 3 7 और 1 8, आंसर कितना होता 8। लेकिन जब आपका मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, जब आपका मेंबर एक्सटेंसिबल है, सॉरी मैं उल्टा बोले जा रहा हूं, आपके पास ये वाला केस आया है जब मेंबर आपके क्या है, एक्सटेंसिबल है। अब आएगा जब मेंबर आपके क्या होंगे, इनएक्सटेंसिबल होंगे। जब आपके पास मेंबर इनएक्सटेंसिबल होंगे तो आपका आंसर आया 5। अब ये 5 कैसा है इस बात को समझना। तो देखो मेंबर इनएक्सटेंसिबल होने का मतलब क्या है कि ये जो कॉलम है, कॉलम का एक्सियल डिफॉर्मेशन खत्म हो गया, तो यहां पर y मिलेगा क्या, ये जॉइंट नीचे जाएगा क्या, सर नहीं जाएगा, तो y खत्म, तो आपका y1 क्या हो गया, 0। अच्छा ये कॉलम नीचे जाएगा क्या, नहीं, तो आपका जो y2 था वो भी क्या हो गया, 0। अब एक बात बताओ, ये जो बीम है, ये जो बीम है, इस बीम को ध्यान से देखना, इस बीम का ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था।
अगर ये बीम इनएक्सटेंसिबल है, रिजिड है, इसकी लेंथ में चेंज नहीं हो सकता, तो क्या होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ये वाला एंड करेगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट इस एंड का होगा। अगर यहां से अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये वाला एंड भी क्या जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बीम की लेंथ चेंज नहीं हो रही। अगर ये बीम की लेंथ चेंज हो सकती तो क्या पता कि यहां का डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर होता, तो ये 1 सेंटीमीटर तो वैसे ही जाता, और बीम की जो लेंथ चेंज होती उसकी वजह से 1 सेंटीमीटर और चला जाता, और चला जाता। बट क्योंकि बीम आपकी क्या है, रिजिड है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ऐसे केस में ये नहीं कि ये एंड मूव नहीं करेगा, मूव करेगा, बट इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा कि इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप जिस पेन से लिख रहे हो, उस पेन, वो पेन को आपने पहले यहां रखा, उस पेन को आपने अपनी टेबल पर स्लाइटली ऐसे कर दिया। ऐसे करने से क्या हुआ, आपके पेन के जो दोनों पॉइंट हैं वो दोनों पॉइंट मूव किए, लेकिन पेन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या हुआ होगा, जितना एंड ये वाला डिस्प्लेस करेगा उतने से ये डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पर आपको कंडीशन मिल गई, यहां पर आपको कंडीशन मिल गई कि x1 इज इक्वल्स टू x2। अब एक बात बताओ, जब x1 और x2 बराबर हैं, जब x1 और x2 बराबर हैं तो मैं इन्हें क्या मान सकता हूं, एक सिंगल अननोन x मान सकता हूं। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो उसको क्या कर सकता हूं, एक सिंगल अननोन x मान सकता हूं। तो मेरे पास अननोन क्या मिले फाइनली, तो मुझे फाइनली अननोन मिले इस जॉइंट पर θ1, θ2 एंड x। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने इधर अननोन क्या लिखा आपके पास, θ1, θ2 एंड x, और यहां पर अननोन क्या मिले, θ3। y2 0 हो गया, और x2 को मैंने ऑलरेडी यहां पर कंसीडर कर लिया, x ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो दोबारा लिखूं क्या, तो x को दोबारा लिखने से कोई फायदा है नहीं है, और क्या हो जाएगा θ4। तो अब कितने हो गए डिस्प्लेसमेंट, 5, 3 और 2 5। तो इनएक्सटेंसिबल होने से या रिजिड होने से क्या होता है, जो कॉलम के डिफॉर्मेशन होते हैं वो 0 हो जाते हैं, और जो बीम है इसके दोनों एंड के जो दो अननोन थे x1 और x2, वो एक सिंगल अननोन में कन्वर्ट हो जाते हैं x में, सिंगल अननोन में कन्वर्ट हो जाते हैं x में। तो इस तरह से मेंबर के इनएक्सटेंसिबल होने से काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सेशन आपका देर से स्टार्ट हुआ, तो जितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए थे उतने नहीं हुए, बट कोई बात नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, तो इट डजंट मैटर। तो कल हम लोग क्या करेंगे, अब आरसीसी। ठीक है, कल हम लोग करेंगे आरसीसी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। मैं पीडीएफ इसकी आपको सेंड कर देता हूं। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।